हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। बेसिकली इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, मतलब एक ही पोजीशन पे बने रहना। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखने का जरूरत है एक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जब हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं तो। ठीक है, देखना, द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज क्रूशियल फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इट एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज function smoothly, credit is available to support economic activities, and disruptions are minimized. Several factors can significantly influence the stability of a financial system. These factors interact and can have both direct and indirect effects. Let's delve into the key factors affecting the stability of a financial system. तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख रहे हैं जो कि एक कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन स्ट्रेन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। अगर बहुत स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको ड्रेन कर देगा। ड्रेन कर देगा मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगा, क्रेडिट का, उधारी का बहुत डिमांड होगा, लिक्विडिटी का बहुत डिमांड होगा, और हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम जो है इम्पैक्ट हो उससे। सडन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस कैन लीड टू लोन डिफॉल्ट्स, लिक्विडिटी शॉर्टेज एंड डिक्लाइनिंग एसेट वैल्यूज। तो सडन इकोनॉमिक ग्रोथ या सडन इकोनॉमिक डीग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन या गिरावट दोनों ही खराब है। Next, high inflation reduces the purchasing power and can lead to uncertainty in the financial market, affecting investors' behavior and asset prices. तो कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है उससे भी फाइनेंशियल सिस्टम पे फर्क पड़ेगा। प्रूडेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, कंट्री का जो भी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करता है गवर्नमेंट, उससे भी एक कंट्री के बोरोइंग लेवल पे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। contributes to stability. Excessive government borrowings, deficit financing or loose monetary policies can strain the financial system. अगर गवर्नमेंट जरूरत से ज़्यादा बोरो कर रहा है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और एनी अदर सोर्सेस, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग है जहाँ पर खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, या फिर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एसेट प्राइस वोलेटिलिटी। देखना, शार्प फ्लक्चुएशन इन रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट्स। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत सडन फ्लक्चुएशंस आता है या रियल एस्टेट में बहुत सडन फ्लक्चुएशन आता है, कैन इम्पैक्ट द वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, लीडिंग टू solvency issues for financial institutions. Heavily invested in this market, asset bubbles followed by sudden burst can lead to financial instability. Asset bubbles का मतलब होता है कि एसेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। जैसे कि बहुत बार होता है शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ऐसे लगता है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब शेयर प्राइस अचानक से गिर जाता है तो कंपनी जो स्कैम किया है या जो डिफॉल्ट किया है उसका न्यूज़ जो है पब्लिक पे आ जाता है। तो एसेट बबल का मतलब होता है कि एसेट का प्राइस बढ़ना और सडनली एक दिन वो बबल बर्स्ट होगा और अचानक से सब कुछ जो है वापस से गिर जाएगा। तो ये जो सडन फ्लक्चुएशन है रियल एस्टेट प्राइसेस पे या फिर स्टॉक मार्केट का जो शेयर्स है उस पर अगर सडन डिक्लाइन आता है तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्री का। क्योंकि जैसे एक एरिया में जमीन का रेट और बिल्डिंग का रेट है और उसके हिसाब से बैंक लोन दिया है 1 करोड़ रुपए का, अब सडनली अगर वो बैंक जो लोन दिया है वो बिल्डिंग का वैल्यू सडनली गिर जाता है, लेट से कोई भी कारण से, और बिल्डिंग का वैल्यू गिर जाता है तो उससे क्या होगा, लोन डिफॉल्ट होगा, और लोन डिफॉल्ट होने से जो बैंक है अगर वो एसेट सेल भी करेगा तो भी उतना पैसा वो रिकवर उससे
नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट्स, ये सब बहुत खराब है हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट आता है क्रेडिट क्वालिटी एंड डिफॉल्ट रिस्क। अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पता होगा, जिनको हम लोन दिए हैं और सामने वाला जिसको हम लोन दिए हैं बोरोवर, वो इंटरेस्ट का पैसा, प्रिंसिपल का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। इन बैंक्स पोर्टफोलियोज कैन इरोड द कैपिटल बेस, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू लेंड and potentially triggering a credit crunch. Default by a major borrower or a significant counterparty in derivative transactions can have cascading effects across the financial system. तो अगर ज़्यादा डिफॉल्ट हो रहा है कंट्री के अंदर लोन्स, तो वो भी बहुत ज़्यादा खराब है हमारी कंट्री के लिए। जैसे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे नीरव मोदी का एग्जाम्पल है पीएनबी बैंक, या फिर हमारे विजय माल्या का एग्जाम्पल है किंगफिशर में। तो इतने बड़े बड़े लोन्स जब कंट्री के अंदर डिफॉल्ट किया जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा, तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, हमारे बैंक्स के ऊपर फर्क पड़ता है, उनका लेंडिंग पावर कम हो जाता है, जिससे आम आदमी को प्रॉब्लम होता है और हमको जब लोन का जरूरत होगा तो हमको लोन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली एक कंट्री के अंदर अगर डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा है, क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, तो उस कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर होगा, काफ़ी वीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, जो हमारा डे टू डे ऑब्लिगेशंस है, करेंट ऑब्लिगेशंस है, उस सबको पूरा करना इज बेसिकली कॉल्ड एज लिक्विडिटी, ठीक है। देखना, mismatch between short-term liabilities and long-term assets can lead to liquidity problems during time of stress, forcing fire sales and potential insolvencies. Illiquidity in financial markets can impede the ability to buy or sell assets at reasonable prices, amplifying financial stress. तो अगर हमारा लिक्विडिटी ठीक नहीं है, जब हमको पैसे का जरूरत है उस समय हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग जब एसेट्स का खरीदने का टाइम आएगा तो हम वो एसेट्स को जो है परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क। इनएडिक्वेट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस ना होना एंड सुपरविजन कैन लीड टू एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एंड इनसफिशिएंट कैपिटल बफर्स, अंडरमाइनिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं है, तो उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। फेलियर टू एनफोर्स रेगुलेशंस एंड होल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल कैन इरोड फाइनेंशियल मार्केट डिसिप्लिन एंड एनकरेज रिस्की बिहेवियर। अगर हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक को अकाउंटेबल नहीं कर पाएंगे, आंसरेबल नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या होगा, बहुत ध्यान से काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे, जिसके वजह से रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि बैंक हो गए, इन सब के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद एक्सटेंसिव क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस कैन ट्रांसमिट shocks across countries, contributing to contagion. बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो उससे क्या होगा, कुछ भी फॉरेन कंट्रीज में डिफॉल्ट होता है या फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी होता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे होम कंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। While financial integration can enhance efficiency, it can also amplify the speed and severity of financial crisis. तो अच्छा भी है एक तरीके से, लेकिन अगर खराब सिचुएशन के हिसाब से सोचें तो बहुत खराब भी हो सकता है ये हमारे बैंक्स के लिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी इज एवर चेंजिंग, ठीक है। इंक्रीज रिलायंस, रिलायंस मतलब भरोसा, increased reliance on technological exposes the financial system to cyber threats। आज के दिन में ऑनलाइन चोरी और ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। Who can disrupt operations and compromise sensitive data। High frequencies and algorithms trading
कैन लीड टू एब्रप्ट मार्केट मूवमेंट्स एंड पोटेंशियल फ्लैश क्रैश। तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि शेयर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स और ये सब का यूज़ किया जाता है, एआई का यूज़ किया जाता है शेयर प्राइस को ट्रेड करने के लिए। और जैसे देखे भी होगे स्कैम 1992 बोल के एक सीरीज भी है, वहाँ पे दिखाया भी गया है कि कैसे हम लोग बार बार परचेज कर करके शेयर प्राइस को बढ़ा दिया और एक साथ सब कुछ सेल कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया। तो बेसिकली ये सब रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट आता है तुम्हारा बिहेवियरल फैक्टर्स। Imitative behavior by market participants can lead to exaggerate price movements and contribute to market bubbles and crash. Excessive optimism can lead to underestimate of risk and build up a vulnerabilities. Excessive optimism मतलब कुछ नहीं होगा सोचना, हमेशा ज़्यादा ही पॉजिटिव होना। तो कई बार ज़्यादा पॉजिटिव होना भी हमारे लिए खराब बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो आने वाला थ्रेट है उसको नहीं पहचान पाएंगे अगर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो। ठीक है। इन कंक्लूजन, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर्स अ प्रोएक्टिव एंड होलिस्टिक अप्रोच दैट इंक्लूड्स रॉबस्ट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस चाहिए, इफेक्टिव सुपरविजन, सही से सुपरवाइज करने का जरूरत है, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ इमर्जिंग वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी मतलब रिस्क। तो बेसिकली अगर हम कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट के द्वारा हम लोग अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन में से एग्जाम में ये, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये 8 का 8 पॉइंट है, तुमको एग्जाम में पॉइंट्स तो लर्न करना होगा और अच्छे से एकदम परफेक्टली इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करना, तो फुल से फुल यहाँ पे मार्क्स जो है वो मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम एक नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड